जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम पहली अस्सलाम। किस्त पे तो बातें हो गई थी आपसे रजी साहब के बारे में, अब आ गई हमारी दूसरी किस्त। और कोशिश ही करेंगे कि इसमें समेटें और इसमें से कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश करें रजी साहब की ज़िंदगी के बारे में। माशाल्लाह आपकी भी सहाफ़त की फील्ड है और यकीनन ये मौजूद इतना दिलचस्प है कि अगर आप उनके लड़के से बात करें, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, जो 20 सालों में जो इंटरव्यू जिन जिन शख्सियात को लिए थे उसको लेके भी कंपाइल करके एक बुक लाई जा सकती है ताकि जो नई नस्ल है उसको मालूम तो हो। जी हाँ, वो तो मुझे लगता ये है कि दो दो या तीन जिल्दों से कम में नहीं आएगी। अगर हम उसको एडिट करें और शामिल करें तो लेकर आए वो तैयार। पहले तो आप ये देखें कि उन तक आपकी रसाई होती है नहीं होती है। फिर मैं भी जिन लोगों को जानता हूँ कि थोड़े बहुत लोगों को जिनको इन सब चीज़ों से, उर्दू से, इन सब चीज़ों में बड़ी मोहब्बत है, ये उनसे बात करता हूँ कि इसको थोड़ा सा स्पॉन्सर करें ताकि ये किताब, ये इनके जो इंटरव्यूज थे, बिलखसूस एक इंटरव्यू तो आ चुका है ना अब्दुल जलाल साहब का, लेकिन बाकी हैं अगर होंगे तो वो वक्त की गर्दन पे बैठ गई है। वैसे इंसान आपने उनको कैसा पाया? बस इंसान एक बहुत मुशफ़िक़ आदमी अच्छा। और बहुत बज़ला संज आदमी। ये भी हाँ, बहुत ही कि हँसी मज़ाक और यानी हम भूल जाते हैं कि वो हमसे कितने बड़े हैं। एक बात तो बताएं, आपने मेजर आफ्ताब के बारे में ही बात की जिनसे आप बड़े इंस्पायर थे कि बहुत ही मुशफिक और बदरसंज, और फिर आप रजी साहब के बारे में कहते हैं कि भाई बहुत ही मुशफिक और बहुत ही बदरसंज। ये आपके मिजाज के तिक्तापन कहाँ से आ गया? अब तो उन सब मेरे मिजाज में तो ये हो सकता है कि अब मुझे ऐसे लोग न मिलते हो तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ। हैं? ये कड़वाहट कैसे जमा हो गई है मुझे ये उसका अंदाजा नहीं होता। तो अच्छा खैर, ये तो भाई के लाइटर मोड में बात थी, तो इससे अपना मुंह कड़वा नहीं कीजिएगा इस बात नहीं, से। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब रजी साहब की अपनी तालीम वगैरह कहाँ तक की थी, क्या तालीम था? जो है वो उन्होंने बीएससी साइंस में किया और एमए जर्नलिज्म में किया। अच्छा 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 तो अच्छा। वो उनकी बुनियाद जो है वो साइंस की, इसलिए ज़्यादा और साइंस के इदारे में काम किया PCSIR में। तो वहाँ दो रिसाले निकलते थे। एक तो वो पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है वो जो रिकॉग्नाइज रिसर्च जर्नल था। जी 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 जी। तो उसमें अजमत साहब उसके एडिटर, बल्कि दूसरे लोग एडिटर थे। फिर अजीम किदवाई साहब के साथ रजी साहब ने एक साइंटिफिक प्रोफेशनल साइंस जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाई थी। सदर उनको रखा था, सेक्रेटरी फिर रजी साहब थे। तो उसके लेकिन वो चल नहीं सकी। तो बीएससी साइंस करने के बाद वो आए जर्नलिज्म में। इस पर याद आया मुझे कि कराची यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट था वो एक बहुत बड़ा इदारा था और उसने काफ़ी सहाफ़ियों को प्रोड्यूस किया यहाँ पे। और इसके एक बहुत बड़े मोहसिन जो इस दुनिया में अभी पिछले दिन उड़ गए हैं, ज़करिया साहब, बड़े एहसानात थे उनके सहाफ़ियों के ऊपर, सहाफ़त के ऊपर साहब। तो ज़िम्नन ज़रा उनका भी कुछ जिक्र करें। ज़करिया साहब के साथ मेरे ताल्लुकात इस तरह से कि मैं सहाफ़त की फील्ड में था और शोबे सहाफ़त में दाखिला लेना चाहता था। तो वो मुझसे कह रहे थे कि तुम तो फील्ड में हो। तो मैंने उनको एक जेब से पर्चा निकाल के दिया जिस पर प्रोफेसर परवेज़ सिद्दीकी साहब ने लिखा था कि दलाइल तो मेरे पास भी बहुत से हैं, इस बच्चे का दाखिला कर दीजिए। कौन थी ये? प्रोफेसर परवेज़ सिद्दीकी जो है वो शोबे हैवानियात के प्रोफेसर थे और कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के सदर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो तुम्हारे पास, तो मुझे कहा कि तुम मेरे शागिर्द हो, अब ये ख्याल रखना क्योंकि मैंने तुम्हारा एडमिशन किया, तुम्हारा जमीयत वालों ने एडमिशन नहीं किया है। सही है। तो अब जो कुछ मैं कहूँगा, अच्छा तो जमीयत वालों ने किसी वजह से कोई हड़ताल की तो साजिद साहब आए और उन्होंने देखा, अब तुम तो इधर आओ, चलो बैठ के इम्तहान दो, ये दे न दे तुम तो। सही बात है। मैं बैठ गया, उसके बाद सारे बैठ गए। फिर एक आदमी गद्दारी कर गया ना, फिर तो सारे तो हम तो क्योंकि हम हमारा एडमिशन उन्होंने किया, ये तो इसीलिए उनकी शागिर्दी में रहे। और हमेशा उन्होंने, अच्छा एडिटोरियल की क्लास में उन्होंने मुझे देखा तो कहा तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, तुम तो अखबार में खुद इदारिया लिख रहे हो, तो तुम रिसर्च पे आ जाओ। मैंने रिसर्च पेपर लिखा था पाकिस्तान में साइंसी जराइद, वो जमा कराया था। इससे पहले कि हम दोबारा पलट गए हैं रजी साहब की बातों के ऊपर, ये आखिरी बात जो मैं जानना चाहूँगा कि ये मेरा तासुर सही है कि
ज़करिया साजिद साहब को बड़ी फ़िक्र होती थी अपने तालिबों को कोई सहाफ़त में मुकाम दिलवाने की, मुलाज़मत दिलवाने की, रिप्लेसमेंट के लिए। ये मेरा तासुर सही है? ये आपका तासुर नहीं बल्कि ये हकीकत है, हुँ, वो यही करते थे। मेरे साथ तो इसलिए नहीं कि मैं काम कर रहा था इसलिए हुँ, वो, हुँ, और फिर जब मैं इस्लामाबाद में उनको नज़र आया तो मैंने वो सवाती टोपी और वो जैकेट और शलवार कमीज पहने, तो वो साजिद साहब कहीं से आ रहे थे तो नज़र आए रेडियो पाकिस्तान के करीब। तो उन्होंने कहा कि मैं समझा कि कोई पिंडी बाल चला आ रहा है। सही है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा तुम हो कहाँ पर, क्या कर रहे हो, हाँ, ये उन्होंने पूछा। और ये फिक्र उनको हमेशा रहती थी कि हाँ। इनका शागिर्द कहाँ पर है, क्या कर रहा है और मुतमईन है कि नहीं। तो ये सवाल वो जरूर करते थे। ये वो बॉन्डिंग थी जो किसी उस्ताद के और उसके शागिर्द के दरमियान पैदा होती थी कि मसला ये नहीं है कि आप मेरी क्लास में आए, आपने पढ़ा और आप निकल गए, बल्कि लाइफ टाइम वो बॉन्डिंग ज़करिया बल्कि साहिब वो रखते ये थे। पूछते थे खवातीन से, देखो भाई तुम क्या फील्ड में जाओगी, हुँ, अगर तुम्हें फील्ड में नहीं जाना है, शादी करना है तो कोई और डिपार्टमेंट ले लो, यहाँ पर एक बच्चे को सीट ना जाया करो हमारी। सीट जाया ना करो, यहाँ पर हम किसी लड़के को भेजेंगे जो नौकरी करेगा, जो फील्ड में जाएगा, काम करेगा। तो इसलिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, रज़ी साहब की मग़फ़िरत करे। तो फिर रज़ी साहब उस ज़माने में कोई डाइजेस्ट वग़ैरह जो निकलते थे, लिखने वालों को पैसे मिला करते थे या रजी हालात साहब ख़राब तो ही रहते? कोशिश की उन्होंने कि कुछ दें, लेकिन उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो उन डाइजेस्टों की तरह पैसे दे सके जो दूसरे डाइजेस्ट दिया करते थे। हुँ, यानी लेकिन लोग उसके बावजूद भी उसमें लिखते थे। लिखते थे और बड़े बड़े लोग लिखते थे और बड़े अच्छे लोग लिखते थे, हुँ, और जिनके नाम लोगों ने एजाज समझा उसके अंदर लिखना और छपना। हुँ, और बहुत मेयारी रसाला था, और इस मेयार का क्रेडिट भी जो है, क्योंकि ये वही है आफ्ताब हसन साहब के शागिर्दों का एक सिलसिला था। ये बात तो रज़ी वही बनती है कि एक बीज में कितने सेब निकलते हैं, असल खेल तो यही है जी जी। कि वो ज़ाहिर है कि जो आफ्ताब हसन साहब थे, जो उन्होंने जो कुछ लिया था उस्मानिया से, अलीगढ़ से, वो यहाँ जो कोई दिया, फिर उसके पास जो लोग पढ़ के निकले उन्होंने जितना दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि ऐसा लगता है मुझे सौते बंद होते आ रहे हैं। अब ऐसे लोग जो कि सिखा सकते थे, अब वो हमारे सामने विजिबल नहीं है। हाँ, हमें वो मौके नहीं मिलते कि उन लोगों, जो ऐसे लोग पैदा हों। हम्म, अब लोग जो है वो सिर्फ नौकरी करते हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि साइंटिफिक सोसाइटी एक ऐसा इदारा था, हम्म, जैसे आफ्ताब हसन साहब पारस पत्थर कहते थे, वहां से सब चीजें निकलती, सब जमा होते थे और वो सब सीखते थे, और वो उस मुकाबले पर वो आते थे कि भाई मैं अपना रिसाला निकालूं। सिर्फ एक साइंस बच्चों के लिए से निकला साइंस डाइजेस्ट, और फैला कारावान साइंस। तो साइंस के रिसाले गिनती के हैं जिन्हें गिनते हैं। जी, और वो भी एक एक करके ख़त्म होते गए। तो तो ये तो इल्म का तो इन्हितात का सफ़र चल रहा है। आखिरी दिनों में एक ऐसी मुलाकात में आपकी मुलाकातें हुई थी। आखिरी मेरी दिनों में मेरी मुलाकातें हुई, और मैं उन्होंने बुलाया भी, और बेचारे ये कह गालिबन लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में उनका ऑफिस था, वहाँ बैठते थे, वहाँ लियाकत कैसे? नेशनल लाइब्रेरी में यही काम कर रहे थे, जो ट्रांसलेशन का अबुल जलाल। मौलाना अबू जलाल नदवी, और उसके अलावा भी और दीगर कामों पे वो तवज्जो दे रहे थे। उनकी जगह दी गई, कोई स्कॉलर की दी गई थी। तो कई किसी ऑफिसर को एतराज़ भी हुआ था कि बड़े, फिर उसके बाद अखबारात में खबरें आई कि इनको ये स्कॉलर्स को काम नहीं करने दे रहे लाइब्रेरी में। हम्म, तो लाइब्रेरी तो ये खुद लाइब्रेरी एक ढेर बनती जा रही है। यहाँ पर हम्म। कोई चीज़ आप देख नहीं सकते, पुराने पुराने अखबारात नहीं देख सकते, तो कैसे उन तक पहुँचे। सिर्फ लोगों की जिनकी मुलाजमत या इस किस्म के इंटरेस्ट है, बस उसी तक उनका इंटरेस्ट है, बाकी तो बाकी। तो रजी साहब वहाँ बैठे होते थे, और लोग वहाँ जो दीगर स्कॉलर या स्टूडेंट्स थे वो आते थे, उनसे पूछते थे अच्छा। कि लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या है, इसकी अदायगी कैसे होगी, या इसके मानी क्या है, क्या चीज़, वो रजी साहब बताते थे। हम्म, हमारी भी इस्लाह करते थे कि ज़ुबान के हवाले से कि ऐसे हम्म, अदा करना है, इस तरह करना है। वो बहुत याद आते हैं, क्योंकि फिर हम वो बेतकल्लुफ़ी, वो दौर जिसमें हमने मुश्किलात का दौर था, हमने कम
पैसे भी नहीं मिलते थे, कुछ कभी मिल गए, कभी हो गया, कुछ कर लिया, लेकिन रिसाले की तरफ हमारी सारी तवज्जो होती थी। उसके लिए कैसे कुछ करना है, क्या क्या चीज़ें लानी है, ताकि इस कौम के लोगों को पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। और F-16 तैयारा अगर लिया है तो उसकी क्या खूबियाँ हैं, या साइंस की किसी ईजाद से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और कौन सी सेहत के हवाले से हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें, एक जो चीज़ मुझे परेशान करती है कि पाकिस्तानी कौम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हम लोग मुर्दा परस्त कौम है, कि जो आदमी जब मर जाएगा उसकी तारीफें करते हैं, जब जिंदा होते हैं उसको लिफ्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब तो हम शायद अगले स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम मुर्दा परस्त भी नहीं रहे हैं, अब हम सिर्फ खुद परस्त कौम बन के रह गए हैं कि अपने जो जिंदा खुद हैं अपने आप को परस्तिश करना। वरना आप ये देखिए कि जो आप नाम ले रहे हैं जिन लोगों के, मेजर आफ्ताब हसन, रजीउद्दीन सिद्दीकी, रजीउद्दीन खान, ये अगली कौम की जो हमारी नस्ल है उनको उनके बारे में मालूम कैसे होगा? अगर कोई जो इतने बड़े इदारे चल रहे हैं वो इनके नाम के अगर साल का एक अवार्ड भी अगर कर दें कि भाई उर्दू के अंदर अच्छा कोई साइंसी मजमून अगर होगा तो लेट्स से कि उस पर रजीउद्दीन खान अवार्ड मिलेगा, 10,000 रुपये कैश मिलेगा, शायद कुछ लोगों को तहरीर को लिखने की, आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ऐसा करने के लिए लोग सरमाया जिनके पास भी, जो लोग कर सकते हैं, ये मैं पढ़ रहा था कि मेजर साहब जो है वो सरमाए के लिए बहुत परेशान होते थे कि भाई हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, फलां पे खर्च होगा, तो डॉक्टर अफजाल हुसैन कादरी को लेकर गए वलीका के पास, और वलीका से अफजाल हुसैन कादरी जो है वो पूछते रहे कि तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है, फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। मेजर साहब तो कहते हैं, तिल मिलाते रहे कि ये बच्चों के हाल पूछ रहे हैं, मैं तो इसको लेकर आया हूँ, ये कुछ पैसे दे। कहने फिर चाय आ गई, अफजाल कादरी ने अभी तक बात नहीं की थी। चाय पर उन्होंने फिर उसको बताया वलीका को कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए साइंस कितनी ज़रूरी है। और फिर वहाँ से उस ज़माने में 50s की या 60s की बात है, तो वो 3,000 रुपये लेके उससे उठे। तो उसकी बात करके और फिर वो, तो वलीका जैसे लोग थे जो उन्होंने तालीमी इदारे भी बनाए जी। और इस तरह के इदारों की सरपरस्ती भी की। ये लोग आज ऐसे सरपरस्त मौजूद नहीं है। सरप्लस मौजूद है, कहते हैं ना वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। अगर हम उर्दू और साइंस की बात करें तो लाहौर में मॉल रोड के ऊपर जो एक बहुत यहाँ बड़ी बिल्डिंग मौजूद है उर्दू साइंस बोर्ड की, ये इस दौर की यादगार है जब अशफाक अहमद साहब के सरबराह थे। 3 साल तक मैं सरबराही की, 30 साल तक पूरे। तो पूरी बिल्डिंग कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट से नहीं बनी थी, बल्कि जो साइंस की किताबें और जो साइंस के रसायल छपते थे उनकी फरोख से वो पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई थी, जिसको आज ताने दरगाह कर दिया गया है। पुरानी किताबें पढ़ी हुई हैं, कोई बिक जाती हैं तो बिक जाती हैं, वो बात पहले वाली नहीं रही है। तो असल चीज ये है कि अफराद भी खत्म हो रहे हैं और इदारे भी खत्म हो रहे हैं। या तो इदारे होते तो अफराद बनते रहते, या अफराद होते तो इदारे बनाते रहते। हम तो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे अब इतने, विजय साहब के साथ मिलने के बाद, रजी साहब के साथ मिलने के साथ बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात रही है। खुद मेरे ससुर साइंटिस्ट थे। मेरे ससुर डॉक्टर मोहम्मद नसरुल आजम जी। कमेटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी OIC की, उसके पाकिस्तान में सबसे पहले डायरेक्टर थे। अच्छा। और वो साइंटिस्ट थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बल्ब के अंदर जो तार होता है फिल्मेंट, उसकी उम्र बढ़ाने के पर उन्होंने रिसर्च की थी। लंदन से डबल PhD थी। वो भी इस बात के कायल थे कि मुल्क में तालीम जो है वो उर्दू ज़ुबान में होनी चाहिए। और उनके साथी जो पाकिस्तान के पहले डॉक्टर ऑफ साइंस थे, डॉक्टर मजहर महमूद कुरैशी, डॉक्टर MM कुरैशी, वो मेजर साहब के बड़े दोस्तों में से थे। उनके साथ में इस्लामाबाद में आखिरी वक्त में उनके साथ मेरी बड़ी थी। उन्होंने साइंस के फलसफे पर एक इदारा बनाया हुआ था, उसके अंदर मीटिंग में मुझे बुलाया करते थे, जाते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये सब लोग मौजूद हैं। और अब भी अगर हम तलाश करें तो मायूसी नहीं, बहुत से लोग मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन थक गए हैं, हिम्मत हार गए हैं, नहीं उनके पास वसाइल नहीं है। वसाइल नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मिस्टर साहब जैसे खुद काम करते चले जा रहे हैं, वो किताबें लिखते चले जा रहे हैं। ये काफी मिलजुल के काम करने की जरूरत है अगर वाकई हम लोग संजीदा हैं इस कौम के लिए, क्योंकि संजीदगी से कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। साइंस के शोबे में नहीं हो रहा है, उर्दू के शोबे में नहीं हो रहा है,
और मेरे ख्याल है किसी भी शोबे में नहीं हो रहा है। इदारे एक एक करके तबाह होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे याद आया कि जब ये सब हमारे लिए सब एक ही है कि रजी साहब पे बात करते करते जब आपसे मेजर आफ्ताब साहब की ये बात हुई थी, मैं आपसे पूछना भूल गया था, ये मेजर कैसे थे ये? मेजर आफ्ताब हसन साहब जो हैं वो काकुल एकेडमी में एक टीम आई थी डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की, अच्छा। जो वहाँ के लोगों को पढ़ाना था, जो फौज के लोगों को, और उर्दू में उन्होंने फिर वहाँ पर शोबे साइंस भी काकुल एकेडमी में इन्होंने उर्दू में लिखवाया शोबे साइंस, मतलब अच्छा। वहाँ पर अंग्रेजी में हर चीज हाँ। थी। और वहाँ पर लोगों को रैंक दिए गए थे। अच्छा। शायद डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी को कोई ब्रिगेडियर का या जनरल का मुझे याद नहीं है, लेकिन एजाजी। एजाजी, और मैं आफ्ताब हसन साहब को एजाजी मेजर बनाया गया। अच्छा अच्छा, मतलब फैटी वैटी लगे बगैर ही मेजर बन गए थे वो? जी, वो ये इन सब चीजों वो अपनी छड़ी की वजह से वो अब चूंकि उनका कद काठ और मेजर का लफ्ज जो है वो उनके ऊपर डिसिप्लिन चिपक गया। हालांकि वो, और वो ये कहते हैं कि हर मतलब मार्शाल्लाह ने मुझे हटाया, उर्दू कॉलेज से वो प्रिंसिपल से हटाया गया, खान का मार्शाल्लाह था। जी जी जी। और फिर यहिया खान के मार्शाल्लाह, बल्कि भुट्टो साहब ने उनको हटाया तो बतौर मार्शाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब काकुल की मेजरी उनके कुछ काम ना सके। ये सिलसिला हो गया था कि ये, और उसके बाद लेकिन वो मेजर साहब रहे। अब आफ्ताब हसन साहब जो है। अब हम अपने इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, ये बताइए कि हम लोग रजी साहब के लिए क्या कर सकते हैं मिलजुल? रजी साहब के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं उनके साहबजादे से बात करूंगा, जो बहुत इस्लाम निशा से भी बात करें, इस्लाम साहब से भी बात करेंगे और साहबजादे से भी बात करेंगे। साहबजादे उनके बहुत नेक तबीयत थे, उन्होंने अपने वालिद का आखिर वक्त में बहुत ख्याल रखा, बहुत उन्होंने उनके अपने बिसात से बढ़कर उनके ऊपर इलाज पर खर्च भी किया, और अपनी उनकी नमाज जनाजा की पढ़ाई। अच्छा जी, और बहुत छोटा बेटा है वो, उसने वही किया। तो वो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता ये है कि इस हवाले से वो चाहेंगे कि उनके वालिद की चीज़ें, हाँ, साल में एक अवार्ड भी इनके नाम का आ जाए, कुछ ऐसी चीज आ जाए, या वो किताबें उनकी अगर आ जाएं, उनके इंटरव्यूज आ जाएं, तो लोगों को, ये आपने सिलसिला जो शुरू किया है, ये लोगों को इस बारे में आगाह कर रहा है। और आज का दौर जो है वो किताबों से हटकर इन्हीं चीजों का दौर भी है, लेकिन इसके जरिए अगर लोगों को किताबों तक ले आए तो बहुत अच्छी बात होगी। किताब पढ़ना बहुत मैं चाहूँगा उनके लड़के से मिलने के लिए, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इन सब चीज़ों में अभी भी दिलचस्पी रखते हैं जी। और अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि साइंस दाइस का उनके पास पूरा सेट अगर मौजूद है, तो उसको कैसे बेहतर इस्तेमाल किया सकता है आप देखें। और एक दफ़ा हम कोशिश करते हैं, हम तीनों साथ बैठते हैं, उनकी बातें करते हैं सारी, ठीक है, कि वो क्या समझते हैं, कैसे लेके जाएं, क्योंकि हमारे ऊपर उन्होंने इस मुआशरे के लिए बहुत कुछ किया रजी साहब ने। अब हमारा भी तो फर्ज है ना, हम कम से कम आने वाली नस्ल को बताएं तो सही कैसे कैसे हीरे थे हमारे पास। वो दूसरे अंदाज से बात करेगा वो, क्योंकि जब इंतकाल से पहले वो ये कह रहे हैं कि देखो मैं तैयारी करो, मैं पहले जाऊंगा मक्के फिर मदीने जाऊंगा। अब ये सब बातें तो फिर हम दूसरी और आखिरी किस्म यहाँ पे ख़त्म हुई, और इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। और मैं चाहूँगा कि आपके हवाले से मैं और ज़्यादा लोगों को सामने ला सकूँ, उनकी खिदमत को सामने ला सकूँ, तो ये इंशाल्लाह मिलजुल के चलाएंगे इसको। याद करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।